नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी और बात करेंगे कि विज्ञापन पर पैसा तो विकास को ठेंगा। आखिर क्यों नाराज हुई सुप्रीम कोर्ट और क्या कुछ कहना है बीजेपी का। बात दिल्ली की सियासत और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अरविंद केजरीवाल की होगी और आप सरकार पर आखिर क्या कुछ है आरोप, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पवार बनाम पवार में फंसी विपक्षी एकता, महाराष्ट्र की सियासत का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नया इसमें चल रहा है और क्या कुछ है किसका एजेंडा। पश्चिम बंगाल की भी बात करेंगे जहां केंद्रीय बलों की तैनाती पर सियासत मची हुई है। क्या कुछ कहते हैं विपक्षी दल और क्या कुछ कह रही ममता बनर्जी। कर्नाटक से लेकर छत्तीसगढ़ तक फ्री बी की होड़ लगी है। इसी तरह होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। एससीओ को बताया पूरे यूरेशिया क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म। आतंकवाद के हर रूप के विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़ने पर दिया जोर। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की निंदा की। महाराष्ट्र में चलेगा किसका पावर, पवार बनाम पवार में असली नकली की छिड़ी जंग। एनसीपी पर दोनों धड़ों का दावा। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार की एंट्री के बाद राज्य कैबिनेट की पहली बैठक। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी बुलाई पदाधिकारियों की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक आज। आरआरटीएस प्रोजेक्ट पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा विज्ञापनों का हिसाब मांगे जाने के बाद भाजपा लगातार हमलावर। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर पिछले 3 वर्षों में 1106 करोड़ रुपए के विज्ञापन पर खर्च करने का लगाया आरोप। कहा योजनाओं के लिए पैसे की कमी का रोना रोने वाले अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान। तटीय कर्नाटक में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान। मैंगलोर समेत कई जिलों के स्कूल कॉलेज बंद। केरल में भी अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। कासरगोड जिले में सभी स्कूलों की छुट्टी। और अमरनाथ यात्रा के लिए आज रवाना हुए 6,349 यात्री। अब तक 34,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार कर रहे हैं व्यवस्था की समीक्षा। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, जहां पर विज्ञापन के लिए पैसा है लेकिन विकास को ठेंगा है, यह कहना है बीजेपी का। और कुछ इसी तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछे हैं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को जमकर फटकार लगाने के बाद भाजपा ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा ने कहा है कि जनता की भलाई के लिए बनाए गए आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए आप सरकार को केवल 1138 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं दे पाई है। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से दिल्ली अलवर रैपिड रेल प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई और इसकी वजह पूछी थी। यह मामला अदालत में पहुंचा था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए फंड मुहैया कराने में असमर्थता जताई थी। उसने कहा था कि 1138 करोड़ रुपए का फंड वो फिलहाल नहीं दे सकते, जिसके बाद अदालत ने दिल्ली सरकार को हलफनामा पेश कर 2 हफ्ते में पिछले 3 साल में विज्ञापन पर खर्च किए गए का जो पूरा खर्चा था उसका ब्यौरा मांगा था। आरआरटीएस का यह खंड राष्ट्रीय राजधानी को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ने के लिए बनाया जाना है। आरआरटीएस दिल्ली एनसीआर के शहरों को आपस में जोड़ने वाली द्रुतगामी रेल व्यवस्था है। आरआरटीएस का मेरठ गाजियाबाद खंड बनकर लगभग तैयार है, लेकिन केजरीवाल के फंड देने से इनकार के बाद दिल्ली वासियों को इस सुविधा के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है।
सवाल यह है कि क्या अध्यादेश के मुद्दे को विपक्षी एकता की धुरी बनाने की कोशिश करने वाले अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार, विज्ञापन और विकास से जुड़े सवालों का सीधा जवाब देंगे? क्योंकि उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं, और अब विज्ञापन से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दों पर बीजेपी लगातार हमलावर है। 3 वर्षों में सबसे ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च करने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को कट्टर भ्रष्टाचारी बताया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 3 वर्ष में अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान घोटालेबाज वसूली सरकार ने अपना महिमा मंडन करने के लिए 1106 करोड़ रुपए के इश्तिहार दे डाले। बीजेपी प्रवक्ता ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आबकारी घोटाला मामले को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। कहा गया है कि किकबैक्स लिए गए, मैं तुम्हें ठेका दूंगा, तुम मुझे गुलाबी गड्डियां देना। साथ में लिखा है कि जो शराब के ठेकेदार थे वो जो गोपनीय बैठक होती हैं उसमें उपस्थित रहते थे और निर्देशित करते थे कि शराब की नीति दिल्ली सरकार की क्या होगी। जिसको मुनाफा होना है, जिसको ठेका चलाना है, वो खुद ही नीति बना रहा है। ये नोटिंग जब गई कैबिनेट के समक्ष तो वो फाइलें लौट के ही नहीं आई हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे विकास सारथी से और समझने की कोशिश करेंगे। विकास, दरअसल अदालत से लेकर और अब जो विपक्षी दल हैं आम आदमी पार्टी के, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी प्रमुख है, वो लगातार हमलावर है। दरअसल ये समझना चाहेंगे कि विज्ञापन की बात कहां से उठी, क्योंकि विज्ञापन लगातार जो है वो केजरीवाल सरकार उसको लेकर निशाने पर रहती है कि विकास योजनाओं के पर देने के लिए खर्च नहीं होता, लेकिन विज्ञापन पर वो भरपूर खर्च करती है। और यही सवाल अब बीजेपी फिर से एक बार उठा रही है। बिल्कुल निखिल, इसमें पूरे मामले का जो हम जिक्र करें कैसे सुप्रीम कोर्ट में आया कि एक बहुत पुराना केस चल रहा है जिसमें दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर के सरकारें क्या कदम उठा रही हैं। तो एक बहुत चर्चित केस है एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें लगातार अलग अलग एप्लीकेशंस आती रहती हैं। उसी में एक ये भी थी जिसमें ये कहा गया था कि रैपिड रेल कॉरिडोर से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि आसपास के शहरों से दिल्ली आने के लिए लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कम करेंगे। तो ये उसी की सुनवाई के समय जब दिल्ली सरकार ने अपनी असमर्थता जताई कि वो फंड रिलीज नहीं कर सकते, तो इस पर कोर्ट का रुख काफी सख्त था और कोर्ट ने सीधे सीधे सवाल पूछा कि आपके पास एडवर्टीजमेंट देने के लिए फंड्स हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो काम होना है जिससे वाकई में प्रदूषण में कमी आएगी, लोगों को सुविधा होगी एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, उसके लिए आप कह रहे हैं कि आपके पास फंड नहीं है। इसी के चलते कोर्ट ने न केवल दिल्ली सरकार को एक तो डांटा, बल्कि ये भी कहा कि वो एक ब्यौरा उपलब्ध कराए कि पिछले 3 सालों में 3 वित्तीय वर्ष में उसने कितना पैसा सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया है। निखिल, ये जो मसला है सुप्रीम कोर्ट की तल्खी की वजह ये भी है कि बहुत सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में है कि दिल्ली सरकार कितना पैसा एडवर्टीजमेंट पर खर्च करती है। यानी पिछले साल एक आरटीआई आई थी जिसमें ये कहा गया था कि 21-22 में दिल्ली सरकार का जो एड का जो पूरा स्पेंडिंग थी, जो खर्च था, वो 480 करोड़ के आसपास था, जो जब से सरकार बनी है तब से, और 2022 तक अगर देखें तो ये लगभग 4200% का इजाफा है एडवर्टीजमेंट के खर्च पर जो बजट आवंटित किया जा रहा है। और इसको लेकर के ये सारी जानकारियां जाहिर है कि कोर्ट को भी पता है, पब्लिक डोमेन में भी है। तो इसी के चलते कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई दिल्ली सरकार को और ये कहा है कि वो सारा ब्यौरा दे कि उसने अभी विकास आपको ब्यौरा दिया जाएगा 31 मार्च तक दिया जाएगा। जी विकास, आपको रोकना चाहूंगा, एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, अपने दर्शकों को रूबरू करा दे। भाजपा ने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, तो एक तरह से संगठनात्मक फेरबदल इसको सीधे तौर पर कहा जाए। सुनील जाखड़ को पंजाब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, प्रदेश के मुखिया बदले हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है।
बीजेपी ने कई प्रदेशों के अध्यक्ष बदले हैं। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। जी किशन रेड्डी अब तेलंगाना के राज्य प्रमुख होंगे बीजेपी के। इसी तरह से बीजेपी ने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। सुनील जाखड़ को पंजाब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो जी किशन रेड्डी तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सुनील जाखड़ को पंजाब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से देखते हैं इस फेरबदल को? रही थी कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बदल सकती है, और हमने देखा कि अब से थोड़ी देर पहले इस बात का औपचारिक तौर पर सूचना दी गई और एक सूची जारी कर दी गई, जिसमें हम देख रहे हैं कि सुनील कुमार जाखड़ जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही साथ झारखंड में बाबूलाल मरांडी को ये जिम्मेदारी दी गई है, और इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव किया गया है और टी पुरंदेश्वरी पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी का आंध्र प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पंजाब, झारखंड और आंध्र प्रदेश में बदलाव किया गया है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। दरअसल बहुत दिनों से ये चर्चा थी कि बीजेपी संगठन में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं और कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। तो हमने देखा कि नए प्रदेश अध्यक्षों 3 राज्यों में के नाम का ऐलान हो चुका है, और इसके साथ ही साथ खबर ये भी है कि कुछ राज्यों के प्रभारियों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में भी कुछ बदलाव की संभावना है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के नामों में 3 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नामों में बदलाव की सूची जारी कर दी गई है। तो ये उस कड़ी में है जिसमें हम इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि कई बैठक हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच, और बीएल संतोष जो बीजेपी के महासचिव संगठन है, और उसके बाद से ये स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा था कि संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं कई राज्यों में। क्या अन्य राज्यों में भी इस तरह के बदलाव की उम्मीद की जा रही है आगे भी? निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि 1-2 राज्यों में और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदले जा सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक कड़ी है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ 1-2 राज्यों में और आने वाले समय में बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी तेलंगाना में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और झारखंड में ये हमने देखा है कि ये बदलाव देखने को मिला है। तेलंगाना तो कुल मिला के 4 राज्यों में, और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि 2-3 और राज्य हैं जहां पर संकेत है कि बीजेपी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो कुल 4 राज्य हो गए शैलेंद्र। बिल्कुल 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि कुछ और राज्यों में हम देखेंगे कि ये बदलाव देखने को मिल सकता है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, और इसके साथ ही साथ कुछ और बदलाव भी संगठन में देखने को मिल सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर तो संगठन पर विशेष ध्यान रखती है बीजेपी, और ये उसी की एक कड़ी है। 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शैलेंद्र मिश्रा। एक बार वापस लौटते हैं अपनी खबर पर, जहां हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से विज्ञापन को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी ने घेरा है आम आदमी पार्टी को, और अदालत किस तरह से इस मामले पर आई, ये जानकारी विकास आप हमको दे रहे थे। आप साथ ही साथ एक बात हमको और बताएं कि जो विज्ञापन के साथ साथ जो आरआरटीएस का जो मुद्दा जुड़ा हुआ है, कितना एक तरह से बैकफुट पर लेकर आएगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अदालत जब कोई सवाल करती है या कोई टिप्पणी करती है तो वो ज्यादा गंभीर होती है और पब्लिक भी उसको सीरियसली लेती है। देखिए, इसमें जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो विज्ञापन का बजट है वो उसकी बहुत सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। यानी ये बात आरटीआई के जरिए सामने आई कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर 2022 तक करीब 4200% की वृद्धि हुई है दिल्ली सरकार के एड स्पेंडिंग पर। इसके अलावा आप ये देखें कि एक और मामला यहाँ पे चल रहा है जिसमें ये लगातार कहा जा रहा है कि डीईआरसी में चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और उसमें दिल्ली सरकार के वकील ये लगातार आरोप लगा रहे थे कि वो 200 यूनिट फ्री बिजली देते हैं और इस योजना को एलजी चाहते हैं कि वो आगे ना लागू रह पाए। उनका ये भी कहना था कि हमारे पास फंड्स हैं, हम अपनी तरफ से खर्च कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से सब्सिडी दे रहे हैं, तो इसमें किसी और को क्या परेशानी है। तो ये विरोधाभासी बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ सरकार
एक महत्वपूर्ण योजना के लिए, प्रोजेक्ट के लिए ये कह रही है कि उसके पास फंड्स नहीं है, लेकिन वो सब्सिडी का बचाव कर रही है, पानी की सब्सिडी का, बिजली की सब्सिडी का। तो जो एक पब्लिक अपीजमेंट की जो पॉलिसीज हैं, उनको उनके लिए फंड्स हैं, ये लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है और ये बात कह रही है लगातार कि जो पब्लिक अपीजमेंट से जुड़ी योजना है उसके लिए दिल्ली सरकार तुरंत ये दावा करती है कि वो अपनी जेब से खर्च कर रही है, किसी और को इससे क्या परेशानियां हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो जिसमें कई स्टेट्स भी जुड़े हैं और दिल्ली के आने जाने वाले लोगों को खास सहूलियत होगी, उसको लेकर के हीला हवाली की जा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ये वोटर का मसला नहीं है। एक सवाल बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होना और भ्रष्टाचार पर जब आरोप आबकारी घोटाले को लेकर लगाते हैं बीजेपी वाले, कितने मुश्किल में है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, देखिए करप्शन का मुद्दा भी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रहा है। बीजेपी लगातार हमलावर है और उनके मंत्री जेल में हैं, 2 महत्वपूर्ण मंत्री जिनको कि इस्तीफा देना पड़ा। मनीष सिसोदिया की दिक्कतें आप ये देखिए कि उनको किसी भी अदालत से कोई राहत नहीं मिल पा रही है। जब से वो गए हैं जेल में, तब से उनको एक दिन के लिए एक बार मौका दिया था कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट लगातार ये बात कह रहा है कि उनका पिछला कंडक्ट और उनके जो महत्वपूर्ण पद था उसको देखते हुए उनको किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। तो एक छोटी सी बात, ये कहा जाता है कि मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन, जब बुरा वक्त आता है तो चौतरफा आता है। तो ये आप कह सकते हैं कि इस समय आम आदमी पार्टी सरकार के साथ भी हो रहा है। जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास, और हम आपसे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पवार बनाम पवार में फंसी हुई है विपक्षी एकता। 70 के दशक में अपनी पार्टी के साथ बगावत करके शरद पवार ने कांग्रेस आलाकमान को चुनौती दी थी, लेकिन आज परिवार में बगावत ने उन्हें चाणक्य के ओहदे से कमतर कर दिया है। उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, लेकिन उनकी ही पार्टी में बगावत हो गई। शरद पवार कहते हैं कि वो एक शाम खाएंगे लेकिन पार्टी खड़ी करेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि परिवार की सत्ता स्थायी नहीं होती। मुलायम सिंह यादव से पार्टी अखिलेश यादव ने छीन ली थी अपने पिता से। विपक्षी एकता की चर्चा के बीच एनसीपी की टूट ने परिवारवादी पार्टियों को टूट की आशंका से भर दिया है। यही वजह है कि सपा से लेकर आरजेडी तक टूट की चर्चा होने लगी है। महाराष्ट्र की सियासत से आगे बढ़कर शरद पवार सत्ता के जोड़तोड़ में गुगली के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन आज जिसे वे अपनी पार्टी कहते हैं उस पर दावा कोई और कर रहा है। और अब अजित पवार का दावा आ गया है। शरद पवार ने 2 शीर्ष नेताओं को पार्टी से निकालने और 9 विधायकों की अयोग्यता का मामला सदन में उठाने की बात कही है, लेकिन नंबर गेम में अजित पवार उनसे आगे दिखते हैं। और अंततः चुनाव आयोग को तय करना है कि पार्टी का सिंबल और नाम किसके हक में जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के नेता का दावा ठोक करके शरद पवार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। उधर नीतीश कुमार की विपक्षी एकता का मंच अब कांग्रेस के हाथों में आ गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरह से पटना से सम्मेलन शुरू हुआ था वो शिमला बरास्ते होते हुए बेंगलुरु तक पहुंच चुका है। वहां भी 2 डेट्स मिली। बेंगलुरु के सम्मेलन में पार्टी एकता के एजेंडे पर चर्चा करेगी, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल जस का तस बना हुआ है। तेलंगाना की रैली में केसीआर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके राहुल गांधी ने विपक्षी एकता से उन्हें बाहर कर दिया है, तो अखिलेश यादव केसीआर से मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की मांग करते हैं। उधर जेडीयू की में टूट की अफवाह के बीच आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपी बन गए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब तेजस्वी भी आरोपी हो गए हैं इस मामले में। बिहार बीजेपी अब तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रही है। सुशील मोदी नीतीश कुमार को नैतिक जिम्मेदारी की याद दिला रहे हैं, जिस नैतिक जिम्मेदारी की बात नीतीश कुमार किया करते थे। तो सवाल यह है कि फॉर्मूले से बन रही विपक्ष की एकता में कल भी नेतृत्व का सवाल सबसे अहम था। सवाल ये आज भी वही है और टूट का सबसे बड़ा कारण भी वही है। सबसे बड़ा सवाल कि चाहे नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, इन दोनों की एकता के सूत्रधार बनकर लोगों के सामने थे, लेकिन दोनों के लिए पार्टी बचाना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है।
तो इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजीव पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार, जुड़े हुए हैं। जल्दी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता और हमारे मुंबई के रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। फिलहाल विनोद जी, आपके साथ अगर हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि दरअसल जिसकी बात जिसको कहते हैं कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ शरद पवार विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, वो बेंगलुरु की डेट फिक्स कर रहे थे, वो डेट तो फिलहाल अब कांग्रेस ने फिक्स कर दी, लेकिन शरद पवार को अपना घर बचाना पड़ रहा है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी कवायद को, इस पूरी सियासत को? निखिल, जैसे कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि शरद पवार पिछले 50-55 साल से अब भारत की राजनीति में किस रूप में जाने जाते रहे हैं, ये आप कहें कि देश की हर चर्चा में शरद पवार का एक नाम आता था कि एक बड़े चाणक्य के रूप में जानते थे। महाराष्ट्र की राजनीति से लेके जब से ये कोalition का दौर बढ़ा तो वो शायद हर कोalition के दौर को प्रभावित करते हुए दिखते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शरद पवार अपने ही घर में ऐसे घिरे कि अपनी पार्टी से ही हाथ धोना पड़ा है जी। तो ये जो एक नैरेटिव था शरद पवार को लेके, और शरद पवार को जो एक बनाया गया था कि शरद पवार जिस विपक्षी एकता में आएंगे उसमें एक मजबूती देंगे, उस विपक्षी एकता के वो सूत्रधार बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज की जो विपक्षी एकता है उसमें लगता है कि वो सारी चीज़ें खत्म होती हुई दिख रही है। या आप कह सकते हैं कि उसकी जो आभा थी और जो नैरेटिव थी वो सारे नैरेटिव खत्म होते, पिघलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतना बड़ा चेंज हुआ है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में और उसके सूत्रधार और सबसे बड़ा कद्दावर नेता शरद पवार को भनक तक नहीं लगी, तो ये सोचा जा सकता है कि शरद पवार की कितनी पकड़ है अपनी पार्टी पे, अपने लोगों पे और अपनी चीज़ों पे, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि हम दोबारा पार्टी खड़ा करेंगे चाहे एक शाम मुझे खाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर 5 तारीख को होगा, जिसके आज अजीत पवार ने अपने सारे जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जिला पंचायत से लेके और हर जगह के जितने एमएलए एमपी तक को उन्होंने 5 तारीख को जुटने के लिए बोला है। अब उसमें यह तय होगा कि ये पार्टी किसकी है। वाकई तय करना तो इलेक्शन कमीशन का है कि किसका सिंबल होगा, किसकी पार्टी का अपना नाम होगा, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन तय करेंगे। लेकिन दोनों धड़ों का अपना अपना दावा उसी तरह है जैसे उद्धव ठाकरे और शिंदे के दोनों के ग्रुप का हुआ था, जो पिछले 1 साल हमने देखा था, वही सारी कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है आज ये बन के आया है कि जिस विपक्षी एकता के वो कन्वेनर की बात कर रहे थे, सूत्रधार बन रहे थे, आज हालत ये है कि वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और कितना फैलाव हुआ है, कितना विस्तार हुआ है, ये जब आपके अपने प्रवक्ता से बात करेंगे तो शायद इसकी चर्चा और आपके मजबूत होगी। निखिल जी, निश्चित तौर पर। और हमारे साथ में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। हमारा पैनल हमको बताएगा जी। और जेडीयू के प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सुनील जी, आप ही के पास आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब विपक्षी एकता की बात होती है तो पटना से लेकर के फिर ये हुआ कि शिमला में सम्मेलन होगा, नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे थे। अब कितने सारे उसमें कन्वीनर हो गए हैं। शरद पवार की पार्टी टूट गई और राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी अगुवाई में बेंगलुरु में होगा ये सम्मेलन। नीतीश कुमार क्या अब इसमें अप्रासंगिक हो गए हैं? ये कहा जाए कि उनकी भूमिका कहीं ना कहीं कमतर कर दी गई है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के ही प्रयासों का फल था कि इतनी बड़ी विपक्षी एकता की मीटिंग पटना में हुई। देखिए, हमने जब सार्वजनिक जीवन में हमें जन आकांक्षाओं पर चलना होता है और जनता भाजपा के कुशासन से परेशान थी, महंगाई की मार, बेरोजगारी की चीजें, जुमलेबाजी, सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द का बिगड़ना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, तो जनता परेशान थी और हमें जनता के आकांक्षाओं पर चलना था। तो हमने बिहार फॉर्मूला दिया जिसमें विपक्षी एकाकर भाजपा को सत्ता से हटाया और माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट करते हुए कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, इच्छुक नहीं है, लेकिन विपक्षी एका के सूत्रधार और मालाकार होकर अनेकों चक्र में विपक्षी नेताओं से बातचीत की, सकारात्मक परिणाम मिले, जिसका कि ये हुआ कि वो विपक्षी एकता की इतनी बड़ी मीटिंग हुई। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी की विपक्षी एकता के मुहिम में अप्रासंगिकता? ये बात आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो एकता की ये जो अगुवाई वाली बात है वो उसको उन्होंने मना कर दिया है, अब वो अगुवाई नहीं करते दिखेंगे? नहीं, नेतृत्व के विषय में देखिए,
अगुवाई का मतलब, नेतृत्व का मतलब प्रधानमंत्री पद ही नहीं होता। हाँ, तो प्रधानमंत्री पद वो नहीं लेंगे, इस बात का ऐलान कर दिया उन्होंने। हाँ, इस बात का स्पष्टता अनेकों बार कि न तो प्रधानमंत्री पद के वो उम्मीदवार हैं, न दावेदार हैं, न इच्छुक हैं, तो इसीलिए उनकी प्रधानमंत्री पद पर कुछ नहीं। लेकिन हाँ, विपक्षी एकता के नेतृत्व, जब विपक्षी एकता को लेके भाजपा को सत्ता से हटाने के बाद विपक्ष के इतने बड़े बड़े नेता हैं कि सामूहिक नेतृत्व में सरकार चलेगी, और निश्चित ही मैं नीतीश कुमार जी एक बड़े स्तंभ होंगे। तो आपको लगता है कि जो पटना में उन्होंने इतनी सारी मेहनत की थी सुनील जी, उसकी हवा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र आते आते निकल गई? देखिए, महाराष्ट्र में जो हुआ उससे आप हवा निकलने की बात नहीं, वो तो और एक सिग्नल दिया कि भाजपा पे जो हम लगा रहे हैं असंवैधानिक चीजों का दुरुपयोग, भाजपा ने धन, बल और छल का प्रयोग किया और उसके लिए कमजोर कड़ी को वहां से लिया जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व में कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि वो एनसीपी के नेता 70,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त हैं। इसी की धमकी देकर, कमजोर कड़ी पाकर उन्हें वो वहां ले गए। इससे कमजोर थोड़ी होता विपक्ष, विपक्ष मजबूत होता कि ऐसे एलिमेंट जो कमजोर कड़ी हो, जो डरपोक है, वो चले जाते तो बेहतर। इस तरह के आरोप दरअसल विपक्ष लगाता है सुनील जी कि जब कोई दूसरे पार्टी में आता है तो कहता है भाई बीजेपी ने धमका कर उनको क्लियर कर लिया, तो ऐसे तो फिर आप तैयार रहिए, हो सकता है तेजस्वी यादव भी वो ज्वाइन कर लिए, उनके खिलाफ भी इस तरह के मामले सामने आ गए हैं। तो अगर इसी तरह से धमकियों से लोग आने लग गए तो हमारे ख्याल से विपक्ष में जितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के खिलाफ मामले चल रहे हैं। और एक प्रश्न ये भी है जो शायद मैं चाहूंगा कि राजीव पांडे जी इसका जवाब दें। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार का जिसका जिक्र अभी सुनील जी ने किया, दरअसल वही एक बाइंडिंग फोर्स है विपक्षी एकता के लिए? क्योंकि सभी नेता कहीं ना कहीं उन सब के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक कोई ना कोई मामला खुला हुआ है। निखिल जी, आज जो आपने बात की है कि विपक्षी एकता, सबसे पहले विपक्षी एकता नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप देखिए, अभी सुनील जी ने कहा कि हमने इतनी बड़ी लोगों को बुलाया, उसमें केसीआर नहीं आए, उसमें जगन बाबू नहीं आए, उसमें नवीन बाबू नहीं आए, उसमें टीडीपी नहीं आई, तो भाई उसमें जो ममता दीदी आई और अखिलेश यादव जी ने क्लियरली कह दिया है कि भाई हम तो केसीआर के साथ जा रहे हैं, नया फ्रंट बनाएंगे। कहाँ गई विपक्षी एकता? ये एनडीए प्लस की यूपीए जो थी उसमें अभी कुछ पार्टियां हैं, जैसे बिहार में तो ऑलरेडी इनका अलायंस है, तो ये नए लोग कौन जुड़ रहे हैं मैं वो जानना चाहता हूं। उसमें से टूटन कहां से शुरू हुआ? अब एनसीपी टूट गई। आज के डेट में अगर आप एनसीपी में देखेंगे महाराष्ट्र में, जिसको आप लोग कहते हैं, हमारे विनोद मिश्र जी भी कह रहे हैं कि धूरी, चाणक्य, देश, दैट, मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एनसीपी जब से बनी 25 साल के करीब हो गया है जी, तीसरे से चौथे नंबर की पार्टी रही है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में 3.5 डिस्ट्रिक्ट की पार्टी है ये। क्योंकि शरद पवार जी बड़े नेता थे तो उनको लोगों को बुलाया जाता था। 2019 में इनके पार्टी को जमा 4 सीट, उससे पहले जाइएगा तो उससे भी कम सीट। तो ये सब बातें क्या है ना, राजनीति में बहुत कारणों से लोगों की बात होती है। तो विपक्षी एकता के बारे में पहले मेरा ये कमेंट था कि विपक्षी एकता नाम की कोई चीज बची नहीं है और ये सब भ्रष्ट आचरण के लोग हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए ये एक जगह जमा होते हैं कि किसी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे और फिर सारे केस वापस करवा लेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है। देखिए, ये कैसेट फंसने से कोई काम नहीं चलेगा। 5 साल में हर बार हमारे पास हम जनता के बीच जाते हैं। अगर मोदी जी ने 2014 से लेकर 2019 तक काम किया था, इसीलिए 20 से ज्यादा सीटों में बढ़ोतरी हुई। अब ये इनको मई 2024 तक बोलिए कि जाकर के जनता के बीच में बात करें और रिकॉर्ड फंसाने से, सुनील जी तो काफी सीनियर आदमी है, कई डिबेट में मैं रहा हूं, कि सुनील जी को ये खाली बोलना कि ये है नहीं है, तो जनता के बीच में जाइए। हम भी जाएंगे जनता के बीच में, हम जाकर के जनता को कहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ, हम जनता के बीच में कहेंगे कि क्या हमने काम किया कि नहीं, क्या हमने सड़क बनाया कि नहीं, क्या हमने एयरपोर्ट बनाया कि नहीं, क्या हमने मेडिकल स्कूल बनाया कि नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, हॉस्पिटल नहीं बनाया, क्या हमने सम्मान। राजीव जी, आपको लगता है, राजीव जी आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण से, राजीव जी, देर के बाद अब 10 सेकंड कंक्लूड कर रहा हूँ, 10 सेकंड, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। नीतीश बाबू को एक जमाने में जब हमारे साथ थे, क्योंकि मेरा गृह प्रदेश है बिहार, तो मैं उस पर थोड़ा 10 सेकंड लूंगा। जी जी जी। एक जमाने में उनको सुशासन बाबू कहा जाता था। आज एफआईआर केवल नहीं हुई है, एफआईआर और चार्जशीट में जमीन आसमान का फर्क है जी। आज चार्जशीटेड हैं ये तेजस्वी यादव, इनको अपने एजी को बुलाना चाहिए। मैं फ्री में एडवाइस देता हूं, मैं लॉयर भी हूं। एजी को बुलाना चाहिए और उस चार्जशीट को पढ़वाना चाहिए कि क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ जो चार्जशीट है,
उसकी क्या परिस्थिति है, और तुरंत सुनील जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस ओपिनियन पर तेजस्वी को निकाल बाहर करना चाहिए। अगर इनका एजी ओपिनियन देता है एडवोकेट जनरल कि नहीं तो चार्जशीट में दम नहीं है, तो वो भी जनता को बताए। और अगर एजी ओपिनियन देता है कि नहीं इस केस में तो दम लग रहा है, क्योंकि देखिए अब खाली एफआईआर नहीं है, चार्जशीट क्या है, मैं 10 सेकंड और लूंगा। चार्जशीट क्या होता है कि एविडेंस के साथ आप कोर्ट में जाके बताते हैं कि कैसे सीबीआई का कहना है कि 4 लाख रुपए में 150 करोड़ की संपत्ति ले ली इन्होंने बेनामी। ईडी की चार्जशीट तो बाद में आएगी, ईडी ने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। मेरा कहना है सुशासन बाबू को, अब वो सुशासन बाबू है नहीं, वो बहुत गलत आदमी के साथ घूम रहे हैं जो बिहार में जंगल राज लाया। और ये मैंने नहीं कहा, ये नीतीश जी का था कि जंगल राज लाया, जंगल राज लाया, जंगल राज लाया। तो जंगल राज वाले के साथ आज एक बड़ी चार्जशीट है, 4 केस में कन्विक्टेड। दरअसल सवाल दरअसल राजीव जी यही उठता है कि क्या अब जंगल राज के साथ में अगर जो आपके सुशासन बाबू हैं, जिनको आप मानने से अब तैयार नहीं है, वो आ गए हैं, क्या इस पर जो अभी चार्जशीट हुई है इस पर आपका क्या एक्शन होगा? देखिए मैं वही कह रहा हूं, चार्जशीट जितना मैंने न्यूज में पढ़ा है, ये वाटर टाइट केस है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी जीवन भर कन्विक्टेड क्रिमिनल रह जाएंगे अब 4 केसेस में, सुप्रीम कोर्ट तक उनको लड़ना पड़ेगा, काफी समय लगता है। वो भगवान करे वो 100 साल जिए, हमारे बड़े नेता हैं बिहार के। तेजस्वी यादव भी अब कन्विक्टेड क्रिमिनल ही रहेंगे जीवन भर, और राबड़ी देवी जी भी कन्विक्टेड क्रिमिनल के रूप में रहेंगी, क्योंकि वो चार्जशीट इतना स्ट्रॉन्ग है। उसमें क्या है कि इतना मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ठीक से नहीं रखे लालू प्रसाद यादव जी, लगता है उसका पैसा भी खुद ही खा गए। चलिए कुछ और बिंदुओं को जोड़ते हैं जी, कुछ और बिंदुओं को जोड़ते हैं विनोद जी आपके जरिए। कहना चाहता हूँ जी, एक लाइन और। देखिए बिहार की बात हो गई, महाराष्ट्र में आज स्थिति क्या है आपने देख लिया है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। विनोद जी ने कहा कि अब इसी देखे जो अध्यक्ष है वो देखे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश में ना कुछ लोगों को बढ़ा चढ़ा करके बताने की प्रक्रिया है, इतना ज्यादा वैल्यू मत दीजिए। बिहार में अभी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है। हम अकेले चुनाव लड़े थे 2014 में, तो इसको यहीं से आपकी बात से आपने अपनी बात कह ली करके आए थे, और ये सब 40-50 सीट वाली पार्टी थी जी। आपकी बात से आपकी राजीव जी आपकी बात से ही बात उठाते हैं और विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, इन्होंने कहा कि भाई इतना वैल्यू मत दीजिए, उनको चाणक्य बताने की जरूरत नहीं है। 4 सीटें पिछली लोकसभा चुनाव में मिली थी शरद पवार को, लेकिन अब इसमें एक पेज ये भी आ रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि सबसे बड़े विपक्षी दल हम हैं। ये कहां बैठेगी विपक्षी एकता जाके? मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। निखिल, पहले मैंने आपके दोनों प्रवक्ताओं का सुना है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा जवाब देना चाहिए। हमारी जो रिपोर्ट थी वो चाणक्य बताते बताते ये बता रहे थे कि एक नैरेटिव्स है जी, और वो नैरेटिव्स इसलिए भी है कि आप देख सकते हैं कि 1978 में जब पहली बार शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में बगावत की थी, तो वो सबसे कम उम्र के 38 उम्र में उन्होंने चीफ मिनिस्टर बने थे महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े स्टेट का। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं उनकी बगावत को लेके वहाँ के स्टेट में उनकी अपनी पकड़ थी, अपनी एक क्षमता थी। पॉलिटिक्स उन्होंने कांग्रेस से ही की थी, और कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते करते जब आपको याद होगा यूपीए के समय में जब सोनिया गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने का मुद्दा आया था, तो ये शरद पवार ही थे जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि विदेशी मूल की सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनते हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसके खिलाफ उन्होंने एक तरह से कैंपेन की थी। लेकिन फिर वो कांग्रेस के मंत्रिमंडल में भी आए और कद्दावर मंत्री भी रहे। तो चाणक्य इसलिए कि शरद पवार ने अपने को भारत की राजनीति में फिट किया है, और एक तरह से फिट करके उसने एक तरह से आप मोल तोल की बात आप कह सकते हैं कि उसने हर सरकार में अपने लिए एक मोल तोल भी बना के रखी थी। जो अभी हमारे ही डीडी न्यूज के इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस कहते हुए गए थे कि 2019 में क्या हुआ था, उस 2019 के जो मंत्रिमंडल वो सीधे जो अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस जब शपथ ले रहे थे राजभवन में, तो उसकी स्वीकृति शरद पवार ने दी थी, जो देवेंद्र फडणवीस ने अभी खुलासा किया है डीडी न्यूज जी। और बाद में वो मुकर गए कि हम ये नहीं करते, हमने ऐसा नहीं कहा था, और फिर उन्होंने चैलेंज ले लिया और गूगली की बात पहले उन्होंने शुरू की कि मेरे पास अभी बहुत गूगली है। तो ये जो उनका अहंकार था देश की राजनीति में, सत्ता में, व्यवस्था में, कुर्सी में, वो अहंकार उनको परिवार ने ही खत्म किया है। मेरा हमारी इस रिपोर्ट में ये कहने का ये था कि देखिए परिवारवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा संकट इस दौर में है, और इस दौर में इसने देखा है कि मुलायम सिंह के पार्टी से वो किस तरह से अखिलेश ने कब्जे में ले लिया था। तो ये सारी चीजें होती है जब परिवार में भी इस तरह के विद्रोह होते हैं, जो अजित पवार वर्सेस आप शरद पवार दिख रहे हैं। लेकिन जब आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी है विपक्षी एकता को लेके, तो उसमें राजीव जी कह रहे थे, मैं उन्हीं के बात को याद दिला दूं कि यही नीतीश कुमार जी हैं जो चारा घोटाले पे जब चार्जशीट हुआ था लालू यादव को, तो सबसे पहले रिजाइन मांगने वाले ये नीतीश कुमार ही थे।
और नीतीश कुमार के रिजनेशन की मांग को इतनी तूल पकड़ा था उस समय में कि लालू यादव को रिजाइन करना पड़ा था और राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा उनको। जी यही चीज आज सुशील मोदी याद दिला रहे हैं। शायद सुशील जी इस बात को बेहतर बता सकते हैं कि ये जो लैंड स्कैम है, ये 600 करोड़ का स्कैम है लैंड फॉर जॉब का, उसका सबसे पहले इसको मीडिया में लाने वाले ललन सिंह नीतीश कुमार ही हैं, जो पूरे तथ्यों के साथ में मीडिया के सामने आए थे और सारी चीजें वो सबूत पेश किए थे कि रेलवे में किस तरह का ये घोटाला हुआ है, जो कीमती जमीनें हैं उनको कैसे सस्ते दर में उस घर के लोगों को नौकरी दी गई। तो आज क्या नीतीश कुमार या उनकी पार्टी इस मामले में एक रिएक्शन देने के लिए हालत में नहीं है? आपने नहीं देखा होगा जेडीयू की तरफ से तेजस्वी के सपोर्ट में या तेजस्वी के अगेंस्ट में कोई रिएक्शन आया है। जी, तो रिएक्शन ले लेते हैं। जो चीजें आप देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो विपक्षी एकता को तार तार करते हुए इसलिए दिख रही है कि पार्टी हर अपने अपने स्थिति में खड़ी है कि कौन कहां पे खड़ा हो और किस तरह से उन चीजों को लेके एकता को मुहिम करे। इसलिए कांग्रेस को बेंगलुरु का जो सम्मेलन की बात आप 17-18 की बात कर रहे हैं, उनको खुद कॉल देना पड़ा है। नीतीश कुमार का मॉडल नहीं है कि आप विपक्षी एकता की बात करें, कम से कम पहले अपने बिहार में ओरिजिनेशन उसको मांग ले तेजस्वी यादव। जी 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 जी, निश्चित तौर पर सुनील जी से पूछते हैं। सुनील जी, जो जिस तरह से विनोद जी कह रहे हैं कि कोई अब मॉरल ग्राउंड नहीं रह गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से इस पे ब्लॉटेड हुए इस मामले में, वो आपके लिए कुछ बचा नहीं है। और एक जो परिवारवादी पार्टियों की जब बात उठती है तो ये भी बात उठ रही है कि भाई जेडीयू में भी दो फाड़ होने की आशंका है। कितनी सच्चाई है इसमें, किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक एक चीज करके आपने बहुत सारे प्रश्न किए। जेडीयू अपने नेता, नीति और नियत से बनी हुई है, इसलिए इसमें कोई दो फाड़ का प्रश्न नहीं है। हमारे सम्मान नेता हैं, हमारी पार्टी की नीति है और हमारे पार्टी की नियत साफ है कि न्याय के साथ विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी, जनता की भलाई, इसलिए टूटने का प्रश्न नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि इसके लिए पूछा आप जो इनके बारे में कि जेडीयू का रिएक्शन नहीं आया। जी देखिए, कानून अपना काम करेगा, ये तो हमारी पार्टी की नीति है, लेकिन आप स्पष्ट देख लें, यही सीबीआई जब दो बार सीबीआई में केस खुल करके साक्ष्य के अभाव में केस बंद कर दिए गए थे, लेकिन फिर जब हम महागठबंधन में गए तो फिर से ये एक्टिवेट हुआ। और जब विपक्षी एकता सफलतम हुआ तो ऐसे लोगों तेजस्वी यादव के खिलाफ तो कोई केस बंद करने का, खोलने का दोबारा कोई मतलब नहीं था। वो तो हमेशा विपक्ष में थे। तो ये कहना कि वो गठबंधन में गए और नहीं आए, पहले मैं बोल दूं ना, उसका चलिए अपनी बात जल्दी से खत्म कर लीजिए। जी, समय हमारे पास दरअसल बहुत कम रह गया सुनील जी, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। जी हाँ, देखिए ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बातें जो भाजपा शीर्ष नेतृत्व करता है, ये बड़ा ही ढकोसलेबाजी है, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात करके लोगों को डराया गया और जो भ्रष्टाचारी एनसीपी शरद पवार की पार्टी के थे उनको अपने यहाँ मंत्री बनाया गया। तो भ्रष्टाचार के प्रति यही सवाल तो आपसे कह रहे हैं कि एक भ्रष्टाचारी को आपने गले लगाया हुआ है, तेजस्वी यादव को, जिस तरह से वो राजीव का ये कहना है। निखिल जी 10 सेकंड देखिए निखिल जी दो बातें हैं। सबसे पहले, लॉ में क्लियर पोजीशन है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार ट्रायल फेस नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव तो सब दिन विरोध में थे और तेजस्वी यादव को जब अरेस्ट नहीं किया सीबीआई ने तो बहुत लोगों ने आरोप लगाया। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति नहीं करती है। सीबीआई ने अपना काम किया, विदाउट अरेस्टिंग ओनली इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट का पुलिंदा थमा दिया जज को और फाइनली वो कन्विक्ट हो जाएंगे। मेरा कहना है, सुनील जी से इतना कहना है कि आपकी पार्टी ने एक चार्जशीटेड आदमी को, वो भी चोरी के चार्जशीट है, जिसके पिताजी चोरी में 4 बार कन्विक्टेड है, आप उनको अपना डिप्टी सीएम बना करके रखना चाहते हैं। बिहार में हम उनके लिए नीतीश बाबू जब सीएम बने तो हम लोग बहुत खुश हुए। जी सुनील जी, राजीव जी, हमारे पास बस वक्त इतना ही है। जी राजीव जी, वक्त इतना ही है। और लेकिन ये जो सवाल आपने खड़े किए हैं, ये सवाल सुनील जी आपकी पार्टी से इनको एजी से ओपिनियन पूछवाइए। ये तेजस्वी का केस कितना अच्छा और कितना खराब है, और नीतीश जी को मैं पर्सनली नीतीश जी को अभी ट्वीट करके टैग करूंगा कि ये बेशर्मी बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। जी चलिए इस पर आप जरूर टैग करिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रश्न जो है मीडिया भी लगातार पूछता रहेगा जेडीयू से, और सुनील जी इसका जवाब आपको आने वाले समय में देना पड़ेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ये कहकर बच पाना मुश्किल है कि ये जी इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं, हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं।
जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वही अपने आप को कह रहा है। कौन खुलकर कहता है कि जी मैंने चोरी की है और मेरे खिलाफ जो हो रहा है, जो सभी लोग जिनके ऊपर आरोप लगता है वो इसी तरह की बातें करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जी इस पूरी चर्चा के लिए। जी क्या कैसे चोरी किया मनीष जी, राजीव जी बहुत शुक्रिया। राजीव जी शुक्रिया, हम फिर जोड़ेंगे आपके साथ एक नई चर्चा में। विनोद जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी शुक्रिया और सुनील जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती पर आखिर क्यों मची हुई है सियासत। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती पर सियासत छिड़ी हुई है। किस तरह की सियासत है और क्या कुछ मांग वहां विपक्ष कर रहा है, ये भी जानेंगे इस खबर में। पंचायत चुनाव में हिंसा के अंदेशे के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों की 485 कंपनियां पश्चिम बंगाल भेजी हैं, कि अदालत के आदेश के बाद पंचायत चुनाव केंद्रीय बलों द्वारा कराए जाने हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव में तैनाती के लिए 800 से ज्यादा कंपनियां बंगाल भेजी गई, लेकिन तैनाती को लेकर सियासत जारी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से केंद्रीय बलों की तैनाती का ब्यौरा मांगा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अभी भी राज्य पुलिस को ही तैनात किया गया है, यानी कि जो कंपनियां भेजी गई हैं उनकी तैनाती नहीं की जा रही, ये कहना है विपक्ष का। नॉमिनेशन से लेकर शुरू हुई हिंसा में अब तक 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं बम धमाके में कई लोग घायल हुए हैं और ये महीनों से चल रहा है ये जो हिंसा का दौर है, और पंचायत चुनाव के आने के साथ इसकी शुरुआत और तेज हो गई है। लेकिन अभी तक सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती को लेकर कोई साफ निर्देश नहीं दिए गए हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्रीय एजेंसियां ही चुनाव कराएंगी। ग्राम पंचायतों के रक्त रंजित चुनावी इतिहास में सत्ताधारी पार्टियों ने हिंसा के जरिए चुनाव जीतने की लगातार कोशिश की है, और 2018 के पंचायत चुनाव में 150 लोगों की मौत हुई थी। यह आंकड़ा याद रखिएगा, 150 लोगों की मौत हुई थी और टीएमसी ने 34% सीटें निर्विरोध जीत ली थी। विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था के बदतर हालात के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि यह जानबूझकर कानून व्यवस्था को खराब किया गया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि पिछले महीने में इतनी बड़ी मात्रा में बम गोला बारूद मिलने की घटना के पीछे पंचायत चुनाव की तैयारी ही थी और इसको राज्य सरकार का प्रश्रय प्राप्त है, यह कहना है विपक्षी दलों का। फ्री एंड फेयर चुनाव लोकतंत्र की पहली शर्त है। पंचायत चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना चुकी टीएमसी अपना पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है, यानी कि येन केन प्रकारेण वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं पंचायतों में। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर लगे दाग ने उसकी इमेज को गहरा धक्का पहुंचाया है। निश्चित तौर पर उसकी इमेज टार्निश हुई है और उसकी इमेज पर एक गहरा धक्का पहुंचा है। लगातार भ्रष्टाचार के जो आरोप से ममता सरकार के मंत्री घिरे रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत, अब कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट के उस पर मुहर लगा देने के बाद केंद्रीय जो बल हैं वो भेजे गए हैं, लेकिन अब तैनाती को लेकर सियासत किस तरह से इसको देखते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि राज्य सरकार उन बलों की तैनाती ना करे या हर जगह ना करे, क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर तैनात करने की बात कही जा रही है? देखिए निखिल, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि प्रदेश सरकार नहीं, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये जो 822 कंपनी केंद्रीय बल है इनका जो तैनाती है इसका पूरा लिस्ट अदालत के सामने देना पड़ेगा। और बात यह है कि ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इनकी तरफ से ऐसे तरह की
दांवपेच लड़ाया जा रहा है और ऐसी बयान दिया जा रहा है जैसे इन्होंने बताया कि हमारे पास राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के बीच में कोई फर्क नहीं है। ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन निखिल बात यह है कि जो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर किया गया था उसमें खास तरह से यह बताया गया था कि बंगाल के लोगों को, गांव के लोगों को ये जो प्रदेश की पुलिस है, इस पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए केंद्रीय सशस्त्र बल को लाना चाहिए। तो अगर अभी चुनाव आयोग की तरफ से यह बताया जाए कि हमारे सामने मैं किसी सशस्त्र बल को अलग नहीं देखता हूं, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, तो ये बात को घुमा फिरा के जो कोर्ट के निर्देश है, ये निर्देश को ना मानने की कोशिश है। अभी फिलहाल आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो अदालत में फिर एक सुनवाई जारी है। जो बेसिक सुनवाई, जो बेसिक याचिका शुभेंदु अधिकारी की तरफ से डाला गया था हाईकोर्ट के सामने कि पहले जब अदालत ने ये ऑर्डर दिए थे कि 822 कंपनी लेना पड़ेगा आपको और हर एक बूथ में तैनात करना पड़ेगा, तो पहले 22 कंपनी भेजा गया था केंद्रीय सरकार की तरफ से। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में स्टेट इलेक्शन कमीशन अपना कोई भूमिका नहीं अदा की है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट की मामला किए थे शुभेंदु अधिकारी ने, जो कंटेम्प्ट की मामला की सुनवाई अभी जारी है अदालत में हाईकोर्ट के सामने। तो इसके बारे में कोई भी नतीजा आ सकता है शाम तक। तो जो आप पूछ रहे थे कि ये खेल इलेक्शन कमीशन, मतलब आपका बात सही है कि राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन को घुमा फिराकर प्रदेश सरकार की तरफ से ही चलाया जाता है। यहाँ का कानून स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऐसा ही है निखिल। जी 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 जी, निश्चित तौर पर बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड में अगर हो सके तो बताइए कि किस तरह से राज्य में वहां चुनाव प्रचार चल रहा है, क्योंकि प्रचार अब चरम पर होगा, 8 तारीख को वोटिंग है। जनता क्या कुछ सोच रही है? बिल्कुल चुनाव एकदम जोरदार है। 2 दिन की चुनाव बाकी है। आज 4 तारीख खत्म हो गया, 5 और 6 तारीख। और इसी बीच में सारे बंगाल में हर जगह पे, जैसे यहाँ पे बताया जाए कि बारूद की स्तूप के ऊपर खड़े हैं, बारूद की पहाड़ के ऊपर बंगाल है। हर जगह पे सुबह सुबह बम मिल रहा है, गोली मिल रहा है, बंदूकें मिल रहा है और लोगों की जान तो जाने का सिलसिला जारी है। अभी तक आज तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जो मुख्य विरोधी दल है बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से जो प्रचार है वो जारी है। बाकी लोगों की अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। उसी के बीच ये सब कुछ सिलसिला भी जारी है। तो आज शाम तक शायद एक जो चित्र है वो हमारे सामने साफ होने की उम्मीद है निखिल। जी जी जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शुभेंदु, माफ कीजिएगा, प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए थे कोलकाता से। उन्होंने बताया कि शाम तक इस पर कोलकाता हाईकोर्ट से भी कुछ फैसला आ सकता है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आखिर फ्री बी की होड़ किस तरह से चुनावों को प्रभावित कर रही है, इस पर चर्चा करेंगे। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करेंगे कि फ्री बी योजनाओं की होड़, यानी कि जो फ्री रेवड़ियां बांटने की होड़ है, वो किस तरह से लोकतंत्र को और चुनावों को प्रभावित कर रही है। चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में फ्री बिजली, कर्ज माफी और पुरानी पेंशन योजना जैसे आकर्षक वादे राजनीतिक पार्टियां करने में अब पीछे नहीं रहना चाहती हैं। साल 2014 के बाद से तकरीबन सभी गैर भाजपा शासित राज्यों में एक दूसरे से आगे निकलने की हड़बड़ी साफ दिखाई देती है। राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, पर इसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता ऐसे ही मुफ्त के वादों से मिली थी, उसके बाद फ्री बी मॉडल का यह सिलसिला ही चल पड़ा है। ऐसे वादे करने की राज्यों में होड़ लगी हुई है।
अब दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर केजरीवाल छत्तीसगढ़ में फ्री बी की 7 गारंटी का वादा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में इस गारंटी का हाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए। फ्रीबी के दम पर हिमाचल और कर्नाटक में जीत का स्वाद चखने वाली कांग्रेस ने केजरीवाल की तर्ज पर मुफ्त रेवड़ियां बांटने की बात कही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार भी 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर देगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और घर की मुखिया महिला को महीने की 2000 रुपए देने की बात कही थी। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलोग्राम मुफ्त चावल और बेरोजगार युवाओं को 1500 से लेकर 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन इन वादों पर अब ये सरकार घिर रही है। 1 जुलाई से ये वादा पूरे करने की नई तारीख दी गई थी, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ये गारंटी शुदा वादे पूरा करने में नाकाम दिख रही है और बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। बीजेपी ने वादे न पूरा करने पर विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर और बाहर सरकार का विरोध करने का ऐलान किया है। वादे न पूरा करने को जनता के साथ ठगी बताया है बीजेपी ने। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 से मार्च 2023 तक यानी 3 वर्षों में 28 राज्यों की बकाया देनदारी 43% तक बढ़ने का अनुमान है। कृषि ऋण माफी, मुफ्त की बिजली या ऐसे लोक लुभावन वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को कर्ज लेकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर जो फ्रीबी की योजनाएं हैं वो कितनी महंगी पड़ती हैं। ये शायद नागरिकों को, जो वोटर्स हैं, उनको समझना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। हमारी संवाददाता आयशा खानम बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं और ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले बेंगलुरु की ही बात करें, कर्नाटक की सियासत की बात करें, इस फ्री बी से जुड़ी हुई आयशा आपसे, तो एक के बाद एक डेट्स दी जा रही है। 1 जुलाई को फ्री बी के जो वादे थे वो पूरा करने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई थी। अब बीजेपी उसको याद दिला रही है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए निखिल, लगातार हम शुरू से इस मुफ्त की रेवड़ियों की बात कर रहे हैं, फ्रीबीज की बात कर रहे हैं और कर्नाटक सरकार ने शायद इस बात का चुनाव प्रचार के दौरान ऐलान करके अब कुछ हद तक पछता रही है, क्योंकि सरकार के पास इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ऐसे में अब सरकार के पास जो पहली 5 गारंटी की पहली स्कीम थी, जो महिलाओं के लिए मुफ्त बसों में सर्विस, ये तो लागू कर दिया सरकार, लेकिन इसमें काफी दिक्कतें सामने नजर आ रही है। बसों की कमी है, महिलाओं की सुरक्षा और काफी कुछ लोगों को इससे असुविधा हो रही है। तो दूसरी सबसे बड़ी गारंटी जो थी वो 10 केजी चावल देने की बात सरकार ने कही थी। ये बहुत बड़ी गारंटी थी जो लोगों तक पहुंचाना था सरकार को, लेकिन जुलाई 1 तारीख की जो डेडलाइन थी इसे सरकार पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार के पास 10 केजी चावल देने के लिए चावल का स्टॉक नहीं था। ऐसे में सरकार ने केंद्र सरकार पर अपनी ब्लेम गेम शुरू कर दिया। केंद्र सरकार कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें चावल नहीं मिले, लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने 10 केजी चावल की जगह 5 केजी चावल देकर 5 केजी के पैसे लोगों को उनके खाते में जमा करने की बात कह रही है। तो 5 केजी है वो 34 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 170 रुपए जो है लोगों के खाते में डिपॉजिट करने की बात करी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकारी स्तर पर तो 34 रुपए केजी चावल मिल जाएगा, लेकिन कर्नाटक में 34 रुपए में अच्छा चावल मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में केवल 170 रुपए लोगों के हाथ थमाकर सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिया और कहा सवाल ये नहीं उठता है कि जब सरकार चावल नहीं दे पा रही है आयशा, तो लोग कहां से चावल खरीद लेंगे जाकर? जिस चीज को प्रोक्योरमेंट में इतनी दिक्कत है तो आगे कहां पर दिक्कत होगा? जी बिल्कुल वही बात आती है, बिल्कुल वही बात सामने आती है कि सरकार ने 170 रुपए में 170 रुपए लोगों के हाथ में थमाकर हाथ खड़े कर दिए कि बस अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई। और तीसरी सबसे बड़ी स्कीम जो थी गृह ज्योति, यानी मुफ्त बिजली, जो 200 यूनिट्स बिजली देने की बात सरकार ने कही थी, इसमें भी सरकार असमर्थ नजर आ रही है, क्योंकि इसको लेकर काफी दिक्कतें शुरू हुई। पावर टैरिफ बढ़ गया एक तरफ और दूसरी तरफ जो है कई लोग इसको रजिस्टर नहीं कर पाए। तो इस महीने जो लोगों को 200 फ्री यूनिट मिलना था, इनमें से ज्यादा लोगों को नहीं मिल सकेगा, क्योंकि कई लोग अपना डेटा एंटर नहीं कर पाए हैं। और कर्नाटक सरकार, हालांकि ये आईटी सिटी है, लेकिन कर्नाटक सरकार कह रही है कि सर्वर्स की कैपेसिटी कम है, इसीलिए ज्यादा डेटा नहीं चुका पा रहे हैं। ये देखिए एक के बाद एक बहाने सरकार बनाती जा रही है। और ऐसे में और जो दूसरी एक और बड़ी स्कीम है गृह लक्ष्मी, इस स्कीम में जो महिलाओं को 3000 रुपए देने की बात, ये भी पूरी नहीं हो पाई है। युवा निधि जो है युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को भी 2000 रुपए प्रति महीना देने की बात कही जा रही थी, ये भी सरकार की तरफ से पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी तक
डेटा भी नहीं जुटा पाई है सरकार। तो ऐसे में सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बीजेपी ने आज पूरे राज्य में इन 5 गारंटियों को पूरा ना करने के चलते अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता येडियुरप्पा ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, तो सदन के अंदर भी बीजेपी के विधायकों ने लगातार सदन में सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सरकार से जवाब मांग रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे भी उनसे जवाब मांगा जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।